अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूजिबिलिटी एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन। इन सारी चीज़ों के बारे में तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि यूजिबिलिटी क्या है। हमारा क्लाइंट, हमारा यूजर, हमारा एंड यूजर जिसके लिए हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, उसके लिए वो प्रोडक्ट किस तरीके से यूजेबल बनाई जा सके, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक पॉइंट्स देखे थे। लर्नेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रोबस्टनेस, इजी टू यूज, यूजर डिजाइन पे हम बात कर चुके थे, और उसके बाद यूजर डिजाइनिंग और यूजर कॉन्फ़िगरेशन, और इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स पढ़े थे हमने, गोल्डन रूल्स हमने देखे थे, नॉर्मन, नेल्सन एंड स्नाइडरमैन। और ये सारे हमने यूजिबिलिटी के साथ साथ देखी थी। फिर उसके बाद हमने इंटरेक्शन की बात की थी, यूजर इंटरेक्शन डिजाइन के। इंटरेक्शन का डिजाइन, इंटरेक्शन के मॉड्यूल, इंटरेक्शन की थीम हम किस तरीके से डिफाइन करें कि हमारा यूजर आराम से, बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से और सहल तरीके से किसी भी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके। सो इंटरफेस इज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड द एप्लीकेशन। जितना अच्छा हमारा इंटरफेस होगा उतनी ही अच्छी हमारी एप्लीकेशन काम करेगी। सो आगे हम देखते हैं यूजिबिलिटी क्या है। इन सब के बारे में हम सब जानते ही हैं। ease of learning, ease of use, ease of remembering, subjective satisfaction, efficiency of use, and at the end, effectiveness of use. So, एक पूरा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कुछ नई चीजों को ऐड करके। ईज ऑफ लर्निंग, हमारा जो यूजर है उसको कभी भी अपनी एप्लीकेशन या उस प्रोडक्ट के हवाले से किसी और से नहीं सीखना चाहिए। हमारी एप्लीकेशन के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए है कि वो हमारे यूजर को खुद ब खुद सिखा सके। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल कि हम अगर फूड पांडा यूज कर रहे हैं, या हम लोग कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, तो उसका यूआई और उसका इंटरफेस इतना इजी बना हुआ होता है कि यूजर आराम से अपनी परचेजिंग कर सकता है या अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। सो इसके ऊपर हम कंप्लीट बात कर चुके हैं कि डायलॉग बॉक्स किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से आने चाहिए हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है, इस पे हम सब बात कर चुके हैं। ईज ऑफ यूज, ईज ऑफ यूज मीन्स के कंफर्ट जोन में हम हमेशा रहते हैं। देखिए, ईज ऑफ यूज में हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है और एक हमारी नेगेटिव थिंकिंग है टुवर्ड एनी एप्लीकेशन। अगर किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर हमारी थिंकिंग, हमारी सोच और हमारे उसके ऊपर फीडबैक्स अगर पॉजिटिव है, तो हम उसको इसलिए पॉजिटिव पेश कर रहे होते हैं कि वो हमारे लिए आसान होती है, हम उसको बेहतर तरीके से यूज कर रहे होते हैं, और वो हम उसको बड़े कंफर्ट जोन में रह के इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कम्फी होती है। नेगेटिव हम लोग फीडबैक देते हैं या नेगेटिव कमेंट्स हम जब देते हैं, तो वो इस वजह से हम लोग देते हैं क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी जो एप्लीकेशन है, वो हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी को फुलफिल नहीं कर रही होती। जब वो फुलफिल नहीं कर रही होती, एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट हमारे पास कि जब हमारी रिक्वायरमेंट या हमारी सोच के हिसाब से वो एप्लीकेशन ठीक से बिहेव नहीं करती। इट्स अप टू इट्स बिहेवियर, कि अगर उसका बिहेवियर ठीक से काम नहीं कर रहा होता तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव है, इसके ऊपर कमेंट्स। सेकेंडली, उसका यूआई, यूआई बहुत ज्यादा मैटर करता है। थर्ड पॉइंट, ईज ऑफ रिमेम्बरिंग। मैं अगर एक एप्लीकेशन कोई बहुत अरसे बाद यूज कर रहा हूँ, तो स्टिल उसका यूआई कुछ बेहतर तो हुआ हो, लेकिन वो स्टिल उसके अंदर ईज ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट दोबारा से होना चाहिए है, ताकि मैं अपनी एप्लीकेशन को याद भी रख के उस पर काम भी कर सकूं। सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन, सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन यहाँ पे बात हो रही है कि जो सब्जेक्ट है, जो जो मैं एक एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, उसका सब्जेक्ट है, उसका एक उन्वान है, उसका एक मकसद है। अगर उसका सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा और उसका सब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मैं उससे सेटिस्फाई भी नहीं होऊंगा। मैं अगर एक बटन पे क्लिक करता हूँ कि प्लेस ऑर्डर नाउ, सो इट मीन्स कि उसकी सब्जेक्ट क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है कि ऑर्डर मेरा प्लेस हो जाए, यानी कि मैं अपने टर्म पे फाइनलाइज हो चुका हूँ। ओके, मैं उस वक्त करता हूँ जब मैं सारे प्रोसेस से सेटिस्फाई हो जाता हूँ। तो यूजिबिलिटी के अंदर सब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन हमें ये डिफाइन करता है कि हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो मॉड्यूल है, वो उससे हम सेटिस्फाई है।
एफिशिएंसी ऑफ यूज, एफिशिएंसी ऑफ यूज मींस एफिशिएंसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं पहले, कि जितना इनपुट हम दे रहे हैं उतने हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ये एफिशिएंसी की बेसिक टाइप है, सॉरी बेसिक डेफिनेशन आप इसको कह लें। यूज, एफिशिएंसी ऑफ यूज, मैं उसके ऊपर परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया है वो बड़े आराम से फुलफिल कर सकता हूँ। परफॉर्मेंस के हम आपको दो पैरामीटर्स ऑलरेडी बता चुके थे। परफॉर्मेंस के दो पैरामीटर कौन कौन से हैं? एक पैरामीटर है हमारा लोड और दूसरा पैरामीटर है हमारा स्ट्रेस। ठीक है, तो लोड और स्ट्रेस के ऊपर अगर मेरी एप्लीकेशन ठीक से काम कर रही है तो मैं ये कहूंगा कि मेरी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जो है वो एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस है। मींस उसके ऊपर मैं कितना भी लोड दे दूं, कितना भी स्ट्रेस दे दूं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कभी भी माइनस ही हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लास्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ यूज, मैं जो प्रोसेस प्रोसेस कर रहा हूँ उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, यानी कि वो जो प्रोडक्ट मेरे लिए बनाई गई है क्या वो यूजफुल है भी या नहीं है। मैं उसको कैसे इफेक्टिव कहूंगा? वो मैं उसको इफेक्टिव इसलिए कहूंगा कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर एक पैनाडोल खाता हूँ, पैराडोल अगर मुझ पर इफेक्टिव होगी तो मैं कहूंगा हाँ ये पैराडोल मेरे लिए इफेक्टिव है। मैं इसी तरीके से, अब हम अपनी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन जैसे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं स्नैपचैट की एग्जांपल लेता हूँ और स्नैपचैट की एग्जांपल के ऊपर मैं कोई भी उसके ऊपर कोई फिल्टर लगा देता हूँ, तो उसकी इफेक्टिवनेस मुझ पे क्या हो रही है, वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है। अगर वो इफेक्टिव है और वो मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा होगा, इफेक्टिव है। सो इट्स ऑल अबाउट द यूजिबिलिटी। सो यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग, यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग, देखिए इंजीनियरिंग की जब भी बात होती है तो आपको इन चीज इस कीवर्ड के बारे में स्पेसिफिकली इस कीवर्ड के बारे में मालूम होना चाहिए। इंजीनियरिंग क्या होती है? इंजीनियरिंग हमेशा एक लॉजिक होती है। किसी लॉजिक की बिना पे, किसी मंतक की वजह से हम लोग उसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये वो कहलाती है हमारी इंजीनियरिंग। हर वक्त हमारा मॉड्यूल बूस्टअप होता रहता है, हर वक्त हम उसको रोटेट करते रहते हैं, हर वक्त उसको हम लोग आइट्रेट करते रहते हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर की तरफ जा सकें। सो यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग, जो आप जितनी भी यूजिबिलिटी के प्रोसेसेस बना रहे हैं वो बाकायदा तौर पे किसी लॉजिक के तहत बनाए गए हैं, वो उसके ऊपर डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट होने के बाद वो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के आई है। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट हमें कह रहा है कि प्रोसेसेस टू बिल्ड यूजिबिलिटी इनटू अ प्रोडक्ट। प्रोसेसेस कंप्लीट होने के बाद ही हमारी प्रोडक्ट बनती है। जैसे यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सो अगर वेरिफिकेशन वैलिडेशन है तो वेरिफिकेशन क्या है कि यहाँ पर प्रोसेसेस के ऊपर बात हो रही है, और वैलिडेशन क्या है कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर बात हो रही है। सो जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास, हमारे एंड यूजर के पास मौजूद होती है। सो एक लॉजिक बनी, एक कंप्लीट डेवलपमेंट बनी, एक कंप्लीट फेज बना, एक कंप्लीट प्रोसेसिंग उस प्रोसेस के ऊपर हुई, और हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के सामने आया। वेरियस मेथड कैन बी यूज थ्रू आउट दी स्पेसिफिक सॉरी डिजाइन लाइफ साइकिल। अगर यहाँ पर स्पेसिफिक डिजाइन लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस मॉडल्स की बात आ जाती है, प्रोसेस मॉडल्स की भी बात आ जाती है, और डिजाइन लाइफ साइकिल के वो कितने अरसे तक हमारे पास चलता रहेगा। अगर हम वाटरफॉल के ऊपर बैठ के बात कर लेते हैं, वाटरफॉल इतने लंबे अरसे तक हमारे पास कारामद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आजकल की इस एरा में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती जा रही है। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स को अगर हम दूसरा नाम दे तो हमारे पास चेंज मैनेजमेंट बहुत ज्यादा आ रही है। सो जो लाइफ साइकिल हम यूज कर रहे होते हैं उसकी भी हम लोग इंजीनियरिंग पे बात कर रहे हैं। मेथड्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू डिजाइन इजीली। डिजाइन मेथड, डिजाइन पैटर्न्स, मेथड्स, जो सिंगलटन मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, इनके ऊपर बात हो रही है कि ये जो भी हम लोग इनको इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं वो हमारे डिजाइन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। मेथड मेंटेन फोकस ऑन यूजर थ्रू आउट डिजाइन। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जैसे हमने आपको पहले बताया कि अगर आपकी यूआई पहले पेज पे एक बाकायदा फ्लो मौजूद है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारी एक तरीकाकार है, एक
जिसको हम लोग बाकायदा से प्रोसेस कह सकते हैं, कि वो एंड पेज तक, लास्ट पेज तक वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए कि एक चीज कुछ और डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और दूसरी चीज किसी और डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। नहीं, कलर थीम की मैं बात कर रहा हूँ। सो जो भी हम डिजाइन या जो भी हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, वो ऑल ओवर द डिजाइन, थ्रू आउट द डिजाइन सेम रहना चाहिए। उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो लॉजिक है, वो ऑल ओवर द डिजाइन सेम रहनी चाहिए। अगर वो ऑल ओवर द डिजाइन सेम नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे फिर बहुत ज्यादा ज्यादा इश्यूज आते रहेंगे। सो अब हम आगे देख लेते हैं, व्हाई इज इन यू ई डन रेगुलरली, क्यों नहीं करते। एक चीज हमने पढ़ी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, जिसके अंदर बोहेम्स के कुछ प्रिंसिपल्स थे, और बोहेम के प्रिंसिपल के साथ साथ हमारे पास कुछ और भी ऐसे इश्यूज थे जो कि हमारे परसेप्शन जो होती है वो डेवलपर की साइड से होती है। डेवलपर बिलीव करता है और उसकी मिथ्स होती है। मिथ क्या, कि वो सोचता कुछ है लेकिन वो रियलिटी में कुछ और चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर डेवलपर की मिथ या डेवलपर की बिलीव्स क्या है, इट टेक टू लॉन्ग, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है इंजीनियरिंग करते हुए, मैं बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेसेस चलेंगे मेरे। सेकंड, इट्स टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इट मीन्स कि जब मैं कोई स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा, जब मैं कोई स्टैंडर्ड के ऊपर अपने प्रोसेसेस को रखूंगा, तो वो प्रोसेसेस नो डाउट एक्सपेंसिव ही होंगे। अगर वो प्रोसेसेस मेरे एक्सपेंसिव नहीं होंगे तो उनकी क्वालिटी कैसे आएगी। सो अगर मैं बेटर क्वालिटी की बात करता हूँ, तो मेरे प्रोसेसेस भी एक्सपेंसिव होंगे। लेकिन डेवलपर ये कहता है कि मैं इतनी बड़ी इंजीनियरिंग क्यों करूं, वो मुझे एक्सपेंसिव पड़ रही है। इट्स नॉट क्रिटिकल टू डेवलप, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आई कैन डू इट इजीली। लेकिन इट्स नॉट अ पीनट बाइट, आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा लॉजिक लगानी पड़ती है। दे कैन अफोर्ड टू लर्न अबाउट द यूजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द लाइव यूज। हमारा जो डेवलपर है, वो रेगुलरली इन चीजों को फॉलो करता है कि हमारा यूजर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के ऊपर घूम रहा है, उसको कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, उसको कौन से इश्यूज आ सकते हैं, कौन से इश्यूज को वो ऑलरेडी फेस कर रहा है। तो डेवलपर का जो एक माइंडसेट है, वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में काम करना चाहिए। अगर वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में काम नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि उसके लिए फिर प्रॉब्लम को वो नहीं देख पाएगा जो यूजर को प्रॉब्लम मिल रही है। सो ये कुछ मिथ भी हैं, कुछ बिलीव्स भी हैं। ऑल्सो डेवलपर मे नॉट नो हाउ टू डू इट। कभी कभार हमारा डेवलपर उसको 100% नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कुछ प्रोसेसेस में एम्बिग्यूटी होती है, डाउट्स होते हैं जिनको वो ठीक तरीके से कंपाइल नहीं कर पाता, और वहां पर हमारे पास इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो डेवलपर में नॉट नो हाउ टू डू इट, यहाँ पर हमारे पास डेवलपर की क्रेडिबिलिटी आ जाती है। अगर उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन है, तो वो नो डाउट उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो बेनिफिट ऑफ यूई टू एन ऑर्गेनाइजेशन, नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उन चीजों को बहुत ज्यादा मैटर करती है कि जहां पर उनकी इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो। ट्रेनिंग कॉस्ट, आपका डेवलपर अगर अच्छा है, ऑलरेडी वो काम करने वाला बंदा है, या आपकी जो टीम है वो ऑलरेडी एक लॉजिकल टीम है, सो आपके पास ट्रेनिंग की कॉस्ट बचेगी। ट्रेनिंग की कॉस्ट इन टर्म के आपको किसी किसी अपने एम्प्लॉय को किसी और जगह से ट्रेन नहीं करवाना पड़ेगा। रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट मींस आपके बग्स कम आते रहेंगे, आपकी टेस्टिंग पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, आपको डेवलपमेंट थोड़ी सी कंपैरेटिवली कॉस्ट उसकी कम पड़ सकती है इन टर्म ऑफ कि अगर आपके बग्स और ये फ्लॉज अगर आपके नहीं आते। रिड्यूस सपोर्ट कॉस्ट, मिनिमाइज नीड फॉर, इट मींस कि जब आपकी ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि टॉप हिरार्की से लेकर बॉटम तक सारे प्रोसेसेस एक स्टैंडर्ड से फॉलो किए गए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट यानी कि मेंटेनेंस के ऊपर भी इश्यूज नहीं आए। हमारा मेंटेनेंस का फेज होता है, उसके ऊपर हमेशा हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो चेंज मैनेजमेंट के उसके ऊपर चीजें चल रही होती है, वो बहुत ज्यादा रैपिडली परफॉर्म कर रही होती है। सो अगर आपने एक शुरू से ही ब्रॉडर वे रखा हुआ है, तो आपको उसको सिस्टम को मेंटेन करना मुश्किल नहीं होगा।
enhance organization reputation, positive word of mouth trait. It means कि जब आप एक इंडस्ट्री में बैठ के बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं तो आपका एक रेपुटेशन भी अच्छी बनेगी. लास्ट, लार्ज नंबर ऑफ हिट एंड रिजर्व विथ एंड रिटर्न विजिट रेट्स. ये लाइन क्रॉस कर दी गई है क्योंकि जितने ज्यादा आपके ऊपर हिट्स आएंगे उतने ही ज्यादा आपके विजिट के ऊपर रेट्स आपके ऊपर आते रहेंगे. लाइन क्रॉस नहीं है, इस लाइन की नीचे लाइन है जो कि आपको वो थोड़ा सा फॉल्ट की वजह से ऊपर नीचे हो गया. सो इसकी एग्जांपल हम लोग वैसे देख लेते हैं. SWBL और एयरलिफ्ट जो आजकल हमारे सिटी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, वो लोग पैसा अपना किस तरीके से रोटेट करते हैं या पैसा अपना किस तरीके से कमाते हैं कि जितने ज्यादा इनके ऊपर विजिट्स आ रहे होते हैं, जितनी ज्यादा इनके ऊपर हिट्स आ रही होती हैं, उतने ही ज्यादा इनको रेट्स मिल रहे होते हैं. जस्ट लाइक कि हमारा टिकटॉक है. टिकटॉक के ऊपर जितने ज्यादा व्यूज हैं या जितने ज्यादा लाइक्स हैं, यानी कि आप उसको हिट्स उसके ऊपर आ रहे हैं, तो उतने ही ज्यादा हमारे टिकटॉक के वीडियो जो है वो फर्द या खातून, उनको उसके ऊपर पैसा मिलता रहता है. इस तरीके से यूट्यूब के ऊपर भी हिट्स है, लाइक हम लोग करते रहते हैं या व्यूज हमारे बढ़ते रहते हैं, तो वो हमें उसके रिटर्न में रेट्स मिलते रहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता रहता है. बेनिफिट of UE to the user, less time to complete work, greater success with tasks, increase user satisfaction. नो डाउट यूजर भी बहुत ज्यादा हैप्पी रहता है क्योंकि जब उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, उसके प्रोसेसेस फुलफिल हो रहे हैं, तो उसका टाइम भी कम लग रहा है, उसकी एफर्ट भी कम लग रही है, और कम एफर्ट में उसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही है, तो वो उसके लिहाज से बेनिफिशियल रहेगा. इंक्रीज यूजर सेटिस्फेक्शन, हमारा यूजर जितना ज्यादा सेटिस्फाई होगा उतनी ही बेनिफिट्स हमारे व्यूज भी बढ़ते जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन को भी नो डाउट फायदा होता रहेगा. टिपिकल वेबसाइट यूजिबिलिटी प्रॉब्लम, यहाँ पे